Hello students, myself Dr. Asha Sharma, Associate Professor, Department of Chemistry, Government MS College, बीकानेर। आज हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के में क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि स्पेक्ट्रा क्या होता है और स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। अब हम आज देखेंगे कि किस तरह से स्पेक्ट्रा मिलता है और क्लासिफिकेशन में हम कैसे स्पेक्ट्रा को क्लासीफाई कर सकते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर ये दो बने, आपको डायग्राम दिख रहा है जो बता रहा है ट्रांजिशन इन्वॉल्विंग एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन एंड ट्रांजिशन इन्वॉल्विंग emission of photon. The quantum mechanics shows that energy levels of all systems are quantized and are designated by the appropriate quantum numbers. Now let us consider how a spectrum arise. ये देखिए, जैसा अगर माने हम सपोज हमारे पास में दो एनर्जी लेवल्स हैं E1 और E2 और नेचुरली E2 इज़ ग्रेटर देन E1। एनर्जी जो E2 की है वो ज़्यादा है। अब देखिए, अगर मान लीजिए मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन और अगर इसकी जो एनर्जी है दैट इज़ एच न्यू, अगर जो फ्रीक्वेंसी से जिससे कि फ़ोटोन गिरता है, अगर मान लीजिए उसकी फ्रीक्वेंसी फ़ोटोन की न्यू है और अगर मॉलिक्यूल जो ग्राउंड स्टेट में है उसकी एनर्जी एच न्यू के बराबर है और ये जो एच न्यू है एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ई के बराबर है, तो क्या होता है कि मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है और वो E1 से E2 में चला जाता है। तो जब मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है तो जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और अगर मान लीजिए मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में है यानी कि E2 लेवल पर है और E2 लेवल से जब वो E1 लेवल में आता है, एनर्जी रिलीज़ करता है, तो ये इस तरह का जो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है उसे हम एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन का एक ये फ्लो चार्ट दे रखा है जो कि बताता है किस तरह से हम स्पेक्ट्रम को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो देखिए, ब्रॉडली अगर हम बात करें तो स्पेक्ट्रम को हम या स्पेक्ट्रा को हम दो में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अभी हम लोगों ने बात की थी, आपको बताया था मैंने कि किस तरह से हमें एमिशन या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलता है, उत्सर्जन और अवशोषण। तो ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन के अंदर एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम क्लासीफाई करते हैं और फिर एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को फिर हम दो में और क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, जो एमिशन स्पेक्ट्रम है दैट इज़ क्लासीफाइड इनटू कंटिन्यूअस and discontinuous. Again, absorption spectrum is also classified in continuous and discontinuous. Then discontinuous is again classified into line or band spectrum. Here also discontinuous is again classified in line and band spectrum. Now अब हम एक एक स्पेक्ट्रा को देखेंगे कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है और ये जो इनका क्लासिफिकेशन किया हुआ है कि जो एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को हम दो में जो क्लासीफाई करते हैं उसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम एमिशन स्पेक्ट्रम लेते हैं कि एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है। ये जब किसी भी पदार्थ को हम ताप दीप्ति या इनकैंडिसेंस तक गर्म करते हैं या हम किसी गैस में विद्युत विसर्जन या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं तो जो सब्सटेंस होता है वो क्या करता है, रेडिएशंस एमिट करने लगता है। इन रेडिएशंस को यदि हम स्पेक्ट्रोस्कोप की सहायता से अगर हम देखते हैं तो हमें जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसे हम एमिशन स्पेक्ट्रम या उत्सर्जन स्पेक्ट्रा कहते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है कि यदि मान लीजिए किसी सोर्स से जो हमें रेडिएशन मिल रहा है उसको एब्जॉर्ब करने वाला जो मीडियम है, जैसे सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या गैस हो सकता है, उससे अगर हम उसे गुजारते हैं तो जो रिजल्टेंट जो लाइट है उसको अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोप से अगर हम एनालाइज करें तो जो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है उसे हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब हम जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है उसमें क्या होता है कि जो बैकग्राउंड होता है वो तो होता है ब्राइट बैकग्राउंड होता है और उसके अंदर ब्लैक हमें लाइंस या बैंड्स मिलती हैं। तो ये जो ब्लैक लाइंस जो मिलती हैं ये वो बताती हैं कि लाइट का ये जो पार्ट है ये मीडियम ने क्या कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है, इसलिए हम इसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी कि इसमें स्पेक्ट्रम में क्या होता है, लाइट का कुछ पार्ट जो है वो अवशोषित हो गया है, एब्जॉर्ब हो गया है, इसलिए हमें डार्क
बैंड्स या लाइंस ब्राइटर बैकग्राउंड में नज़र आते हैं, तो दैट इज़ नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब देखिए एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है इनको फिर हम दो में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक कहलाता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और दूसरा कहलाता है डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, सतत स्पेक्ट्रम और असतत स्पेक्ट्रम। अब देखते हैं कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो देखिए कि जब सूर्य के प्रकाश या किसी इनकैंडिसेंस जो वस्तु होती है, यानी कि तापदीप्त वस्तु से प्राप्त प्रकाश का अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोप की सहायता से विश्लेषण करें तो हमें जो स्पेक्ट्रोस्कोप है उसकी स्क्रीन पर हमें स्पेक्ट्रम की 7 तरह के जो कलर हैं उसकी जो बैंड्स हैं वो हमें दिखाई देती हैं। और ये जो बैंड्स हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ में मिली हुई होती हैं, यानी कि जो अगर हम विजिबल स्पेक्ट्रम को हम देखें तो लाल से बैंगनी रंग तक ये रंग जो हैं एक दूसरे में विसरित या डिफ्यूज़ होते दिखाई देते हैं। ऐसे स्पेक्ट्रम को हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। और यदि हम जो विजिबल लाइट है उसके पाथ में रेड ग्लास का एक कांच का टुकड़ा रख दें तो ये रेड कलर का जो रेडिएशन है उसको छोड़ करके ये सभी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो हमें जो स्पेक्ट्रम मिलता है ये कहलाता है सतत अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाता है, यानी कि कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ये कहलाता है। अब हम देखते हैं कि डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है। अब जो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जैसे नाम से पता चलता है असतत, ये स्पेक्ट्रम दिखने में सतत नहीं होता है, यानी कि असतत या डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम फिर जैसा आपको बताया था 2 तरह के होते हैं, एक कहलाता है लाइन स्पेक्ट्रम और दूसरा कहलाता है बैंड स्पेक्ट्रम। अब सबसे पहले हम देखते हैं लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है। लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि किसी तत्व की वाष्प से एमिटेड लाइट को जब हम किसी स्पेक्ट्रोस्कोप में से देखते हैं तो जो स्पेक्ट्रम हमें मिलता है उसमें बहुत ही पतली चमकीली और स्पेसिफिक कलर की पास पास लाइंस, छोटी छोटी लाइंस हमें मिलती हैं, या हम यूँ कहें कि 2 सक्सेसिव या क्रमागत रेखाओं के बीच में अंधकार युक्त स्थान होता है। ये रेखाएं वाष्प अवस्था में परमाणु द्वारा उत्सर्जित एक निश्चित वेवलेंथ के रेडिएशन को शो करती है। तो इस तरह का जो स्पेक्ट्रम है इसे हम लाइन या एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब अगर हम एक एग्जांपल लें तो जो सोडियम वेपर्स हैं, सोडियम वेपर्स से जो प्राप्त हमें स्पेक्ट्रम मिलता है उसके अंदर पीले क्षेत्र में 2 रेखाएं, एक तो मिलती है 5890 और एक मिलती है 5896 एंगस्ट्रॉम पर प्राप्त होती है। चूँकि कोई भी 2 तत्व स्पेक्ट्रम में एक समान रेखाएं प्रदान नहीं करते हैं अतः लाइन स्पेक्ट्रम किसी परमाणु का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है। इस स्पेक्ट्रम की सहायता से किसी भी तत्व की पहचान की जा सकती है। जैसे सोडियम वेपर्स हैं, इसका जो लाइन स्पेक्ट्रम है वो कैसा दिखता है। अगर एमिशन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं हम तो ब्राइट लाइंस दिखती हैं हमारे को डार्क बैकग्राउंड पे, और अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो सेम जो वेवलेंथ है वो हमें ब्लैक लाइंस के रूप में डार्कर बैकग्राउंड के ऊपर मिलेंगी। तो ये होता है लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम। चूँकि ये एटम्स के द्वारा दिया जाता है इसलिए इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी हम कहते हैं। बैंड और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम क्या होता है। इस प्रकार का जो स्पेक्ट्रम है वो पट्टियों के एक समूह में, यानी कि बैंड्स के अंदर दिखाई देता है, जिसका एक सिरा तीक्ष्ण एवं स्पष्ट सीमा युक्त होता है। यानी कि जो एक एंड होता है बैंड का वो काफ़ी शार्प होता है और दूसरा जो सिरा होता है, दूसरा जो साइड होता है वो बहुत ही लाइटर होता है। और हाई जो रिजोल्यूशन वाले जो स्पेक्ट्रोस्कोप हैं अगर हम उसमें देखें तो वास्तव में ये दिखाई देता है कि जो बैंड्स हैं बहुत ही फाइन लाइंस की बनी हुई होती हैं, और ये जो फाइन लाइंस हैं बहुत ही पास पास होती हैं। तो जो एमिशन बैंड स्पेक्ट्रम प्रदान करने वाले जो पदार्थ हैं उनको जब उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो बैंड स्पेक्ट्रम अदृश्य हो जाता है। अतः इससे स्पष्ट है कि बैंड स्पेक्ट्रम अणुओं द्वारा उत्पन्न होता है। इसीलिए हम इसे आणविक स्पेक्ट्रम या मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम भी हम कहते हैं। और ये भी दोनों तरह के होते हैं, उत्सर्जन और अवशोषण दोनों प्रकार के ये होते हैं।
अब हम आते हैं ओरिजिन ऑफ बैंड स्पेक्ट्रा। अब देखिए, अभी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन के बारे में देखा है। अब हम ये जो बैंड स्पेक्ट्रा हमारे को जो पढ़ना है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा ही पढ़ना है। और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा के अंदर हम दो जो स्पेक्ट्रा हैं उसके ऊपर हम ज़्यादा एम्फेसाइज करेंगे। एक तो है रोटेशनल स्पेक्ट्रा, जिसे हम माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी कहेंगे, और दूसरा है हमारा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, या जिसे हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी कहेंगे। ये दोनों हमारे को आपके सिलेबस में है, तो इनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो बैंड स्पेक्ट्रा है इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के निश्चित ऊर्जा के क्वांटम के अवशोषण से जो मॉलिक्यूल है उसकी इंटरनल एनर्जी में वृद्धि होती है। इस निश्चित ऊर्जा के क्वांटम का अवशोषण तभी होता है जब यह ऊर्जा अणु के दो ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं में अंतर के बराबर हो। अभी जैसे हमने पढ़ा था, तो जो एनर्जी है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा E इज इक्वल टू H इंटू न्यू, दैट इज इक्वल टू HC अपॉन लेमडा। देयरफॉर जो बैंड स्पेक्ट्रा है, बैंड स्पेक्ट्रम का जो उद्गम है वो अणुओं के द्वारा ऊर्जा अवशोषण या ऊर्जा उत्सर्जन से होता है। यानी कि जो बैंड स्पेक्ट्रा है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, या तो मॉलिक्यूल्स जो है एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करते हैं या मॉलिक्यूल्स एनर्जी का एमिशन करते हैं। एब्जॉर्प्शन और एमिशन एनर्जी के होने से ही हमें स्पेक्ट्रा मिलता है। अब देखिए, एक मॉलिक्यूल में कितने तरह की एनर्जी होती है। ये देखिए, 4 तरह की एनर्जी होती है किसी भी मॉलिक्यूल में। पहली कहलाती है ट्रांसलेशनल एनर्जी, या हम इसे कहते हैं स्थानांतरण ऊर्जा। ये होती है अणु के स्थानांतरण गति के कारण होती है। इट इज़ ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। सेकेंड होती है घूर्णन ऊर्जा या रोटेशनल एनर्जी। दिस इज़ ड्यू टू रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, या अणु के घूर्णन के कारण होती है। तीसरी होती है कंपन ऊर्जा या वाइब्रेशनल एनर्जी। दिस इज़ ड्यू टू वाइब्रेशन फ्रॉम इक्विलिब्रियम स्टेट। तो यह अणु के अंदर जो परमाणु हैं उनके एक दूसरे के सापेक्ष कंपन करने के कारण होती है, इसलिए हम इसे साम्य अवस्था से घूर्णन के कारण होती हुई कहते हैं। और चौथी होती है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। ये होती है उन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा के कारण होती है जो परमाणु के समान ही अणुओं में अनेक ऊर्जा स्तर में रहते हैं। यानी कि अणुओं के अलग अलग जो इलेक्ट्रॉनों की जो व्यवस्था है उसके कारण ये एनर्जी होती है। तो अब हम ये देखते हैं, ये स्पेक्ट्रोमीटर है। जो स्पेक्ट्रम हम जो देखते हैं, स्पेक्ट्रम को किस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से देखते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से देखते हैं। तो ये देखिए, स्पेक्ट्रोमीटर का एक बेसिक फ्लो चार्ट है, जिसमें देखिए स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर क्या क्या होता है। एक तो सोर्स होता है, एक होता है सैंपल या सॉल्वेंट हम जिसे कहते हैं। उसके बाद में होता है एक मोनोक्रोमेटर होता है, फिर उसके बाद में फोटो डिटेक्टर होता है, और फिर होता है एम्पलीफाइंग सिस्टम होता है। तो ये इसका एक फ्लो चार्ट है जो कि स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में बताता है। इनके बारे में भी अब आगे हम पढ़ेंगे। अब देखिए, ये वर्किंग ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर है। आपके इसमें प्रैक्टिकल्स में एक एक्सपेरिमेंट है कलरीमीटर का। तो उसके लिए हम जो कलरीमीटर यूज़ करते हैं, बेसिकली एक तरह से ये उसकी वर्किंग है। आप लोगों ने वर्चुअल लैब करी होगी, तब उसमें आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा। तो क्यूवेट के अंदर हम सैम्पल सोल्यूशन लेते हैं। तो ये देखिए, ये लैम्प है, और लैम्प से जो लाइट है वो जाती है मोनोक्रोमेटर पे, और मोनोक्रोमेटर से लाइट इंसिडेंट होती है हमारे सैंपल पे, जो कि क्यूवेट के अंदर हमने रखा हुआ होता है। तो ये लाइट एब्जॉर्ब होती है, और फिर जो इंटेंसिटी है ट्रांसमिटेड लाइट की, वो हम मॉनिटर पे जो एब्जॉर्बेंस हम लेते हैं या ट्रांसमिटेंस जो हम रीडिंग पढ़ते हैं, वो हमें दिखाई देती है। तो ये एक सिंपल स्पेक्ट्रोमीटर का किस तरह से वर्किंग होता है, ये इसको इस चित्र के द्वारा दिखाया गया है। अब हम ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर जो है उसके पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत हम देखते हैं कि सोर्स, सैंपल सेल, एनालाइज़र या डिटेक्टर या रिकॉर्डर ये क्या होते हैं। अब जैसे देखिए, जो सोर्स है,
सोर्स इसलिए यूज़ होता है कि सोर्स से हमारे को रेडिएशन चाहिए होते हैं रिक्वायर्ड वेवलेंथ और इंटेंसिटी के। तो अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम अलग अलग सोर्स यूज़ करते हैं। जैसे कि यूवी के अंदर हम हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप को यूज़ करते हैं, आईआर रेडिएशन के लिए हम नॉन्स ग्लोअर को यूज़ करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी के अकॉर्डिंग हम सोर्सेज को यूज़ करते हैं। उसके बाद में सैंपल सेल क्या होता है, जो कि सैंपल को जिसके अंदर के हम सैंपल सेल के अंदर हमारे को जिसका हमें स्पेक्ट्रा निकालना है उसका हम सॉल्यूशन बना करके और उसके अंदर रखते हैं। एक तरह से हम कहें कि सैंपल सेल जो है वो सॉल्यूशन को होल्ड करने के काम आता है। तो अब सैंपल सेल इस मटेरियल का होना चाहिए जो कि रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं करता हो। तो अलग अलग सैंपल सेल्स हम यूज़ करते हैं अलग अलग टाइप ऑफ रेडिएशंस के लिए। जैसे ग्लास जो है वो विजिबल रेडिएशन के लिए यूज़ किया जाता है, क्वार्ट्ज को हम यूवी रेडिएशन के लिए यूज़ करते हैं, और सोडियम क्लोराइड पोटेशियम ब्रोमाइड की जो पैलेट्स है वो हम बनाते हैं आईआर रेडिएशंस के लिए। तो इस तरह से हम सैंपल सेल को सेलेक्ट करते हैं। अब आता है हमारा एनालाइज़र और मोनोक्रोमेटर। एनालाइज़र और मोनोक्रोमेटर क्या होता है, ये रोटेटिंग प्रिज्म या ग्रेटिंग होता है और इसका मटेरियल सेम होता है जो सैंपल सेल का होता है। प्रिज्म का काम क्या होता है कि ये रेडिएशंस को डिफरेंट वेवलेंथ के अंदर सेपरेट करता है। तो ये मोनोक्रोमेटर की तरह काम करता है ये। और यहाँ से जो रेडिएशंस हैं डिफरेंट वेवलेंथ के रेडिएशंस जो हैं वो डिटेक्टर के ऊपर इंसिडेंट होते हैं और इस प्रोसेस को हम स्कैनिंग कहते हैं। अब डिटेक्टर जो है वो क्या काम करता है, डिटेक्टर का काम होता है रेडिएशन एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। और डिटेक्टर दो तरह के होते हैं, एक कहलाता है थर्मल डिटेक्टर, दूसरा कहलाता है फोटो डिटेक्टर। तो थर्मल डिटेक्टर तापीय संसूचक होते हैं, दूसरा जिसका कि एग्जाम्पल होता है थर्मोपाइल, बोलोमीटर, थर्मोकपल। ये क्या करते हैं, जो तापीय संसूचक हैं ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का अनुप्रयोग है और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं थर्मोपाइल, बोलोमीटर आदि होते हैं। दूसरा जो होता है फोटो डिटेक्टर या हम इसे कहते हैं प्रकाश संसूचक। ये किसके प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं और इसको हम ज़्यादातर विजिबल और नियर आईआर रीजन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो फोटो मल्टीप्लायर जो है वो एग्जाम्पल है इस तरह के डिटेक्टर का। अब हम बात करेंगे रिकॉर्डर की। रिकॉर्डर का काम क्या होता है कि रिकॉर्डर जो है वो क्या करता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट हमें डिटेक्टर से मिलता है उसको एम्पलीफाई करता है और उसके साथ में एक चार्ट पेपर एसोसिएटेड होता है। तो ये क्या करता है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ का चार्ट पेपर के साथ में ऑप्टिकल डेंसिटी और ट्रांसमिटेंस के साथ में ग्राफ बनाता है और इस तरह से हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलता है। किसी भी कंपाउंड का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमें इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो ये अलग अलग पार्ट्स हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के या स्पेक्ट्रोमीटर के। नेक्स्ट लेक्चर में हम माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।